हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। इससे पहले की वीडियो में हम मध्य प्रदेश के राजवंश पढ़ रहे थे और हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज को माना जाता है और लगभग 850 से ईस्वी में इन्होंने अपना शासन किया था। मध्य प्रदेश के धार में राजधानी धार को बनाई थी और प्राचीन राजधानी थी उज्जैन। मतलब पूरे मालवा रीजन में परमार वंश का ही शासन था और इनके संस्थापक कौन थे? उपेंद्र थे। इनकी राजधानी क्या थी? धार थी, लेकिन इससे पहले राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। शीयक द्वितीय द्वारा राज त्याग के पश्चात इनका पुत्र बागपति मुंज शासक बनता है। मुंज एक महान योद्धा, विद्वान और सुयोग्य प्रशासक था। इनके समय मालवा में स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ था या फिर आरंभ हुआ था। इसने धार में मुंज सागर झील का निर्माण करवाया था। जो उपेंद्र हैं इन्हीं को शीयक द्वितीय भी कहा जाता है और ये संस्थापक थे उपेंद्र। इनके दो पुत्र थे, एक बागपति मुंज और सिंधुराज। तो जब इन उपेंद्र की या फिर शीयक की मृत्यु हो जाती है तो बागपति मुंज शासक बनते हैं, जिनका शासन 973 से 998 ईस्वी तक रहता है और ये एक महान योद्धा, विद्वान और सुयोग्य शासक थे। इनने के समय मालवा का स्वर्ण युग प्रारंभ हो गया था, ऐसा कहा जाता है। और इनने धार में एक मुंज सागर झील का निर्माण करवाया था, जो कि इन्हीं के नाम पर रखी गई थी, मुंज सागर। मुंज के द्वारा महेश्वर, उज्जैन, ओमकारेश्वर और धर्मपुरी में भी सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया गया था। नवसंहार चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त, दशरूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुद्ध और अमित गति जैसे विद्वान बागपति मुंज के दरबार में रहते थे। जो राजा भोज थे उनके चाचा थे। राजा भोज किनके पुत्र थे? तो ये राजा भोज सिंधु राज के पुत्र थे और इन मुंज उनके चाचा हुए। तो राजा भोज के चाचा थे कौन? मुंज। इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे, जैसे कि आते हैं कौन, जिनने नवसंहार चरित्र लिखा है? पद्मगुप्त। अब देखिए, नव साहस करने का किसमें साहस होगा? नई चीज़ें स्टार्ट करने का साहस होना चाहिए ना। तो पद्मगुप्त, जिनके पद्म अच्छे गुप्त होंगे, जो चुपके से अपना काम करता होगा, उसके होता है नव साहस, होता है उनके पास नव साहस चरित्र, उन्हें लिखे पद्मगुप्त ने। 10 रूपक के रचयिता हैं धनंजय, जिनके पास धन होता है ना, वो 10 रूप रख सकते हैं। देखिए, जैसे कि किसी भी लड़की को या फिर चेहरे में कोई निशान है या फिर कुछ भी है तो पार्लर जाती है, पैसे देती है और कुछ भी बन जाती है। आपने देखा होगा आजकल कैसा भी चेहरा हो, आप मेकअप से उसको बदल सकते हैं। तो आपको ऐसे रूप, मतलब क्या होंगे? रुपए होंगे, 10 रूपक होंगे, तो आप रख सकते हो यदि आपके पास धन होगा। धनंजय 10 रूपक, धनिक, हलायुद्ध और अमित गति इनके विद्वान दरबार थे। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था कि भोज के दरबारी कवि कौन कौन थे, तो राजा मुंज के दरबारी कवि भी आ सकते हैं, तो आप इनको याद रख लीजिए। पद्मगुप्त, 10 रूपक, धनंजय, धनिक, हलायुद्ध और अमित गति मुंज के दरबारी कवि थे, ये दरबारी विद्वान थे। अब आते हैं, परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज को माना जाता है। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोज सर नामक झील का निर्माण करवाया था। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्र और उनके उपयोग का उल्लेख किया गया है। जैसे राजा मुंज थे, बहुत विद्वान थे, योद्धा थे, वैसे ही राजा भोज रहते हैं। उनकी मृत्यु होने के बाद राजा भोज शासक बनते हैं, तो ये वो भी विद्वान थे, तो ये विद्वान होंगे। इनने भी बहुत से विद्वानों को शरण दी है और ये भी साहित्य लिखा करते थे। तो इनका प्रसिद्ध साहित्य क्या है? युक्ति कल्पतरु में इनने वास्तुशास्त्र का वर्णन किया है और इसमें विभिन्न यंत्रों का उपयोग और उल्लेख किया है। युक्ति कल्पतरु। और भोपाल में देखिए, आप देख सकते हैं राजा भोज की प्रतिमा लगाई गई है भोपाल में झील में।
झील के बीचों बीच। राजा भोज की उपाधि है कविराज कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत सारी कविताएं लिखते थे। राजा भोज ने अपनी राजधानी धार में सरस्वती नदी का निर्माण, मतलब सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इनकी राजधानी पहले क्या थी, उज्जैन थी, लेकिन फिर बाद में क्या हो गई थी, धार हो गई थी। धारा नगरी में मुंज सागर झील किसने बनवाई थी, तो राजा मुंज ने बनवाई थी। फिर राजा भोज क्या करवाते हैं, वहाँ पर एक सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाते हैं धारा में, या धारा नगरी या फिर धार में। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र माना जाता था। यह है सरस्वती मंदिर जो कि धार में स्थित है। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था, ये चित्तौड़ में करवाया था त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सारे फैक्ट मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। भोज द्वारा लिखित ग्रंथ हैं आयुर्वेद, सर्वस्व, सम्राज्ञ सूत्र, धारा इत्यादि। और कल्पतरु तो हम पढ़ चुके हैं। यह है चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर। चलिए हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। परमार वंश, परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज, इनकी राजधानी अभी वर्तमान में जो थी तो वो थी धार, पहले थी उज्जैन। इनके बाद बागपति मुंज शासक बनते हैं। इनने मुंज सागर झील का निर्माण करवाया है धार में। फिर इनके बाद आते हैं राजा भोज, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, मुंजी विद्वान थे और बहुत योद्धा थे। उनके दरबार में कुछ रचे था, जैसे नवशाहशांक चरित्र, तो ये लिखी है पद्मगुप्त ने। फिर आती है दशरूपक, लिखी है धनंजय ने। धनिक, हलायुद्ध और अमित गति इनके दरबारी कवि माने जाते हैं, ये विद्वान थे। फिर आते हैं राजा भोज, इनने भोज सागर झील का निर्माण करवाया है दक्षिण में भोपाल की। और इनकी है युक्ति कल्पतरु, जो कि एक वास्तुशास्त्र की पुस्तक है और इसमें कई यंत्रों का वर्णन किया गया है। ये है भोज। और इनने सरस्वती मंदिर बनवाया है धार में। और इनने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया है। भोज ने भोजपुर नगर की स्थापना की थी। इनके कुछ और ग्रंथ हैं, जैसे कि आता है आयुर्वेद, सर्वस्व और सम्राज्ञ सूत्रधार। अब आता है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश की दो शाखाएं थी, एक माहिष्मती के कलचुरी और एक थे त्रिपुरी के कलचुरी। लेकिन माहिष्मती के कलचुरी थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल या शक्तिशाली नहीं थे, तो उनको ज़्यादातर कम पढ़ा जाता है। तो सबसे ज़्यादा फेमस कौन से हैं, त्रिपुरी के कलचुरी हैं, जो कि बहुत फेमस हैं। तो दो शाखा है मध्य प्रदेश में कलचुरियों की, एक है महेश्वरी शाखा और एक है त्रिपुरी शाखा। महेश्वरी के कम पढ़ेंगे हम, क्योंकि वो ज़्यादा फेमस नहीं थी। त्रिपुरी के पढ़ेंगे, जो कि ज़्यादा फेमस थे, जो कि वर्तमान में तेवर और जबलपुर में स्थित है। जो महेश्वरी के या माहिष्मती के कलचुरी हैं, उनके संस्थापक थे कृष्णराज। और जो त्रिपुरी के कलचुरी थे, इनके थे कुक्कल प्रथम। मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश दो शाखाओं में था। माहिष्मती वर्तमान में महेश्वर की कलचुरी और त्रिपुरी की कलचुरी। माहिष्मती के कलचुरियों का सर्वप्रथम ज्ञात शासक था कृष्णराज और इनकी राजधानी थी माहिष्मती। कृष्णराज के पश्चात ज्ञात शासक हैं शंकरगण और बुद्धराज। बुद्धराज को चालुक्य शासक मंगलेश ने हराकर माहिष्मती पर अधिकार कर लिया था। देखिए, तीन ही शासक पढ़ने को मिलते हैं माहिष्मती कलचुरियों में। पहले आते हैं कृष्णराज, जो कि प्रथम शासक थे। फिर इनके बाद दो और शासक मिलते हैं, जिनमें से आता है शंकरगण और बुद्धराज। बुद्धराज को किसने हरा दिया था, तो इनको चालुक्य नरेश मंगलेश्वर ने हराकर माहिष्मती पर अधिकार कर लिया था। अब आते हैं त्रिपुरी के, जो कि वर्तमान तेवर और जबलपुर में स्थित है। त्रिपुरी के कलचुरी वंश की स्थापना कुक्कल प्रथम ने की थी। कुक्कल प्रथम के समय ही कलचुरी शक्ति का उत्थान हुआ था। फिर आता है तोमर वंश। 14वीं शताब्दी में वीर सिंह देव ने ग्वालियर में इसकी स्थापना की थी, तोमर वंश की। कब की थी, 14वीं शताब्दी में की थी और वीर सिंह देव ने की थी। वीर थे इसलिए भैया तोमर वंश की स्थापना कर दी उन्होंने ग्वालियर में। राजा सूरज सेन ने ग्वालियर का किला बनवाया था, जिसे किलों का जिब्राल्टर या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। किलों का मोती कहा जाता है इनको, मतलब ग्वालियर के किले को।
मान सिंह ने ग्वालियर में सास बहू का मंदिर बनवाया था। गुर्जरी महल भी मान सिंह ने बनवाया है। मान सिंह ने ही बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी से युद्ध किया था। जो मान सिंह तोमर थे वो अपने मान के लिए बहलोल लोधी, उनके बाद आया सिकंदर लोधी, फिर आते इब्राहिम लोधी, मतलब लोधी वंश के 3 शासकों से युद्ध किया है मान सिंह ने। फिर मान सिंह के पुत्र होते हैं विक्रमादित्य, को हराकर इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। देखिए 3 शासकों से लड़े हैं मान सिंह तोमर, मान सिंह तोमर 3 शासकों से लड़े हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। फिर उनको तीनों को हरा दिया था, फिर ये इनकी मृत्यु हो गई मान सिंह की। फिर उनके बाद आते हैं विक्रमादित्य। तो मान सिंह ने विक्रमादित्य को हराकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ये है ग्वालियर का किला, जिसको कहा जाता है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया और किलों का मोती। ये है सास बहु मंदिर और इसको सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है। ये है गुर्जरी महल, जिसका निर्माण मान सिंह ने अपनी पत्नी गुर्जरी के नाम पे करवाया था। गुहिल वंश, जीर्ण मंदसौर अभिलेख से मंदसौर में गुहिल वंश के शासकों की पुष्टि होती है। विग्रहपाल वंश का प्रथम ज्ञात शासक माना जाता है। गुहिल मतलब आपने गुलेर देखी है क्या? हाँ देखी होगी, जिससे चिड़िया नहीं, जिससे अपन मटकी वटकी फोड़ते थे शायद कृष्ण जी, है ना, तो वो गुलेल से आ जाती है गुहिल वंश। जीर्ण मतलब बहुत पुरानी है, और मंदसौर जब वो मटकी को फोड़ देते थे फिर थोड़े से मंद मंद मुस्काते थे, तो जीर्ण अभिलेख जो कि मंदसौर में स्थित है उससे हमें गुहिल वंश की पुष्टि होती है। और इसमें पता चलता है कि विग्रहपाल इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक था। अब आता है कश्यप घाट वंश या कश्यप घाट वंश भी कहा जाता है। ग्वालियर और शिवपुरी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के जिले हैं वहाँ पर इनका शासन था। लक्ष्मण, ब्रजदामन, कीर्तिराज, मधुसूदन शासक यहाँ के कश्यप घाट वंश के रहे हैं। कीर्तिराज को महमूद गजनवी ने हराया था। किसने हराया था? कीर्तिराज को। कीर्तिराज को हराया था गजनवी ने और इसकी कीर्ति को समाप्त कर दिया था। कश्यप घाट। फिर आता है गौड़ वंश। गौड़ राजवंश की स्थापना यादव राज ने गणकटंगा में की थी। किसने की थी? यादव राज ने की थी इसकी स्थापना गौड़ राजवंश की, जो कि कहाँ पे की थी? गणकटंगा में की थी। गौड़ राजवंश का सबसे प्रथम या प्रसिद्ध शासक माना जाता है राजा संग्राम शाह। इस राजवंश की शासिका रानी दुर्गावती भी रही हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र पर शासन किया है। यह मुगल सम्राट अकबर की समकालीन मानी जाती है रानी दुर्गावती। और ये जो रानी दुर्गावती हैं ये चंदेलों की बेटी थी और गौड़ों की बहू थी और गौड़ों की रानी मानी जाती हैं। इस के समय मुगल शासक अकबर के सिपह सालार अशरफ खान ने दुर्गावती को पराजित किया और गोंडवाना क्षेत्र को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। किसने आक्रमण किया था? तो ये किया था अशरफ खान ने इन पर आक्रमण किया था, रानी दुर्गावती पर। अकबर के समय इन पर आक्रमण हुआ था। इससे पहले बाज बहादुर ने भी आक्रमण किया था, लेकिन रानी दुर्गावती ने बोला था कि आप यदि एक लेडी से हार जाओगे तो क्या आपकी इज्जत रह जाएगी। उनने युद्ध किया बाज बहादुर ने, लेकिन वो चले गए फिर हार के। फिर उसके बाद आते हैं अशरफ खान, जिनने रानी दुर्गावती को हराया और पूरे बुंदेलखंड को या गोंडवाना क्षेत्र को मिला लिया मुगल साम्राज्य में। फिर आता है बुंदेला वंश। बुंदेला वंश का उदय 14वीं शताब्दी में हुआ था और तोमर वंश का जो स्थापना हुई थी वो भी 14वीं शताब्दी में हुई थी। हाँ, इस वंश के शासक जो बुंदेला वंश है, इस वंश के शासक रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। कब बनाया था? 1531 को बनाया था ओरछा को अपनी राजधानी। इस वंश के शासक वीर सिंह बुंदेला ने मुगल बादशाह जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। जो वीर सिंह देव थे वो जहांगीर के फ्रेंड थे। तो जब अबुल फजल जहांगीर को समझाने आते हैं, एक बार क्या होता है देखिए, मैं पूरी स्टोरी से बताती हूँ।
अकबर रहते हैं, अकबर का पुत्र रहते हैं जहांगीर, ये बहुत थोड़े से बिगड़े हुए थे और ये अपने पिता से झगड़ा कर लेते हैं और विद्रोह कर देते हैं। तो अकबर क्या करते हैं, अबुल फजल को इनको समझाने के लिए भेजते हैं, लेकिन रास्ते में वीर सिंह बुंदेला मिलते हैं ओरछा में और इनकी हत्या कर देते हैं। वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह ने शाहजहां के साथ विरोध किया था। देखिए, वीर सिंह बुंदेला तो जहांगीर के फ्रेंड रहते हैं, लेकिन उनका जो बेटा रहता है जुझार सिंह, वो शाहजहां का विरोध करता है और उनसे युद्ध करता है। इस वंश का प्रसिद्ध शासक रहा है छत्रसाल। इन्होंने मुगलों के साथ युद्ध किया है, परंतु बाद में मुगल दरबार में 4000 का मनसब पद प्राप्त किया था। कितने का? 4000 का मनसब प्राप्त किया था। इस वंश के शासक हृदय शाह बुंदेला ने गढ़ के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण करवाया है। कहाँ पे करवाया है? तो गढ़ के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण किसने करवाया है? हृदय शाह ने करवाया है। हृदय इनका बिल्कुल सागर सागर हो गया, तो इनने गंगा सागर का निर्माण करवा दिया। फिर आता है बघेल राजवंश। इससे पहले हम देख लेते हैं क्या अपना बुंदेला। बुंदेला कब आया है? 14वीं शताब्दी में आया है। इनके किसने की है स्थापना, या फिर प्रसिद्ध शासक कौन माने जाते हैं? रुद्र प्रताप देव माने जाते हैं, जिनने 1531 में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने वीर सिंह देव रहते हैं, उनने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी। फिर इनका बेटा होता है जुझार सिंह, जिसने शाहजहां से विद्रोह किया था। यह सबसे महान शासक माने जाते हैं छत्रसाल। इन्होंने मुगलों से पहले युद्ध किया, फिर बाद में 4000 के मनसबदार बन गए थे। फिर इनके एक शासक थे हृदय शाह बुंदेला, जिनने गढ़ के पास गंगा सागर झील का निर्माण करवाया था, जलाशय का निर्माण करवाया था। अब आता है बघेल राजवंश। बघेल वंश का शासन भत्ता या रीवा में था। यह वंश का प्रथम ज्ञात शासक धवल माने जाते हैं। इस वंश के शासक वीरभान सिंह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी। वीरभान ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी। बघेल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक रामचंद्र थे। इनके दरबार में ही संगीतज्ञ तानसेन को मुगल सम्राट अशोक ने अपने दरबार में बुलाया था। देखिए, बघेल वंश अभी कहाँ है? बघेल खंड अपन जो बोलते हैं, तो वो भी बघेल खंड अभी सतना रीवा की साइड है। तो जो बघेल राजवंश था वो भी उस समय रीवा सतना के जो आसपास का एरिया है वहाँ पे था। तो इनके शासक कौन थे, या फिर इनकी स्थापना किसने की थी? धवल ने की थी। और इनके प्रथम प्रसिद्ध शासक थे वीरभान, जिनने कन्नौज के और चौसा के युद्ध में, कौन से युद्ध में? चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी। वीरभान वीर थे और बहादुर थे, वीरभान सिंह, तो इन्हें हुमायूं की सहायता की थी चौसा के युद्ध में। फिर आते हैं बघेल के सबसे शक्तिशाली थे रामचंद्र, जिनके दरबार में थे तानसेन फिर यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? अकबर के पास चले जाते हैं। अब आता है मध्य प्रदेश में दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की नींव कैसे पड़ी, ये शायद आपको पता होगा, ये हम पढ़ेंगे इंडिया में। तो अभी थोड़ा सा ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहले आता है कौन? गजनवी, फिर वो आक्रमण करके चला जाता है। फिर आता है गौरी, ये गौर से था। और फिर गौरी कौन सी तराइन का पहला युद्ध लड़ता है 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध लड़ता है 1192 में, जो कि दोनों पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हैं। तो तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। फिर होता है चौसा का युद्ध, जो कि चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, और जिसमें जयचंद्र को ये हरा देते हैं। फिर जो इतना सारा साम्राज्य रहता है, इंडिया को जितना साम्राज्य ने जीता होता है, वो छोड़ के चले जाते हैं और यहाँ पर अपने एक गुलाम जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको शासक बना के जाते हैं। तो जो ऐबक थे वो एक गुलाम थे, इसलिए इस वंश के शासक कौन माने जाते हैं? प्रथम शासक कौन माने जाते हैं? गुलाम वंश। इनने कभी एक स्वतंत्र होने की कोशिश नहीं की, तो इनको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। इनका जो दामाद रहता है इल्तुतमिश, उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि वो एक स्वतंत्र हो गए थे। और अब आता है, सबसे पहले आता है गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, फिर आता है लोधी वंश। 5 थे, 5 राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया है। जो दिल्ली सल्तनत थी वहाँ पर 5 राजवंश को पढ़ते हैं। पहला आता है गुलाम वंश, दूसरा आता है खिलजी वंश, तीसरा आता है तुगलक वंश और चौथा आता है सैयद। फिर आते हैं लोधी, जो कि यहाँ पर एक मिस है, तो वो है कौन? सैयद।
गुलाम वंश के पहले संस्थापक या पहले शासक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनने 1206 से 1290 तक पूरा गुलाम वंश चला है। फिर 90 के बाद आता है खिलजी वंश, जो कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी इसके प्रथम शासक हैं और 1320 तक ये रहते हैं। फिर आते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश का प्रथम शासक था गयासुद्दीन तुगलक, और जो कि 1320 से 1414 तक रहता है। फिर इसके बाद आता है सैयद वंश, जो कि 1414 से 1451 तक रहता है, और सैयद वंश का प्रथम शासक था, एक मिनट, सैयद वंश का प्रथम खिज्र खां शायद, हाँ, सैयद वंश जो रहता है वो खिज्र खां इनका पहला शासक रहता है। फिर आता है लोधी वंश, और लोधी वंश का प्रथम शासक रहता है बहलोद लोधी, और 1400 के बाद जितना भी काल रहता है वो लोधी वंश का रहता है 1526 तक। पानीपत के युद्ध में इनका समाप्त हो जाती है। फिर होता है मुगल काल स्टार्ट। अब आता है सबसे पहले गुलाम वंश। 1206 में कुतुबुद्दीन ने इसकी स्थापना की थी। यह गौरी का गुलाम था। इसने भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना की थी। ऐबक ने बुंदेलखंड के राजा परमादिदेव को हराकर कलिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया था। परमादिदेव वही हैं जिनके यहाँ पे अलाउदल थे। तो परमादिदेव को कौन हरा देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक एक बार आता है। देखिए, परमादिदेव हैं, इनके 2 संरक्षक माने जाते हैं, या फिर 2 सेनापति फेमस थे। अलाउदल 2 थे। इनने जब पृथ्वीराज चौहान इनके ऊपर आक्रमण किया था तब मारे जाते हैं, और लेकिन पृथ्वीराज चौहान इनको मतलब शासक या फिर इन पर आक्रमण करने के बाद अधिकार नहीं करते, इनको वहाँ का शासक बना देते हैं और चले जाते हैं। तो इनका शासन तो था। अब आता है ऐबक, तो वो क्या करता है? कलिंजर को जीतता है और महोबा को जीतता है और खजुराहो पर अधिकार कर लेते हैं। 3 जगह उसने जीती हैं, कलिंजर, महोबा और खजुराहो। KMK ऐसे भी आ सकते हो, परमादिदेव पर आक्रमण किए थे और KMK को जीत लिया था। इल्तुतमिश ने मांडू, अब जो इनका दामाद आता है, जब ऐबक की मृत्यु हो जाती है फिर इनका दामाद शासक बनता है और इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जो गुलाम वंश की राजधानी थी लाहौर, उसको दिल्ली इल्तुतमिश ही लेके आते हैं। और इल्तुतमिश ने मांडू, मालवा, ग्वालियर और उज्जैन को जीता था। देखिए, जब इल्तुतमिश आता है तो इसने उत्तर भारत और अपने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था ऐबक ने। तो क्या क्या जीता था? KMK मतलब कलिंजर, महोबा और खजुराहो, 3 जगह जीती थी ऐबक ने। फिर जब उनका बेटा आता है इल्तुतमिश, तो वो मालवर पर आक्रमण करता है और वहाँ पे मांडू, मालवा, ग्वालियर और उज्जैन को जीतता है। इसने भिलसा, विदिशा और ग्वालियर में मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किए थे। फिर आता है इनके बाद खिलजी वंश। इन्हीं की गुलाम वंश की ही शासिका थी। इल्तुतमिश की बेटी ही थी रजिया सुल्तान, जो कि सल्तनत की पहली शासिका थी। फिर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहता है। इसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस वंश की स्थापना की थी। इसने ग्वालियर के गुंबदाकार विश्राम गृह का निर्माण करवाया था। ग्वालियर में विश्राम गृह किसने बनवाया है? जलालुद्दीन खिलजी ने बनवाया है। इसने मांडू को लूटा था। सूबेदार आइन उल मुल्क को मालवा आक्रमण हेतु भेजा था, जिसने राजा महलक देव और उनके पुत्र को मार दिया था। मालवा के शासक कौन रह गए थे लास्ट में? तो सबसे बाद में बचे थे मालवा में महलक देव। इनको मार देता है आइन उल मुल्क और उनके पुत्र को भी मार देता है और मालवा पर आक्रमण करता है और लूट करता है। इसने कलिंजर, भिलसा, चंदेरी, धार को भी लूटा था। इसने जलालुद्दीन ने। और ग्वालियर में क्या करवाया था? एक विश्राम गृह का निर्माण करवाया था। खिलजी वंश, इनने अपना एक सूबेदार भेजा आइन उल मुल्क को मांडू और मालवा पर आक्रमण करने के लिए, और वहाँ पर यह महलक देव और उनके पुत्र को मार डालता है। फिर इसने कलिंजर, महोबा, बिलसा, विदिशा और चंदेरी धार पर आक्रमण किया था। अब आता है तुगलक वंश। इस वंश का शासनकाल माना जाता है 1320 से 1414 तक। इनके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, और जब ये दमोह में आए तो इनको दमोह से मोह हो गया और यहाँ पर एक महल बनवा दिया। अब आते हैं मध्य प्रदेश में 3 जगह जो कि तुगलक वंश से संबंधित हैं, जैसे कि बटियागढ़ अभिलेख, जिसमें हमें मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल समझ में आता है, या फिर उल्लेख मिलता है कहाँ पर? बटियागढ़ अभिलेख से। और फिर आता है दुल्लीपुर अभिलेख, जिससे हमें फिरोज शाह तुगलक का उल्लेख मिलता है।
फिरोज शाह की माँ बीबी मौला राजपूत सरदार रणमत की बेटी थी। जो फिरोज शाह तुगलक था उसकी माँ बीबी मौला राजपूत सरदार रणमत की बेटी थी। नसरुद्दीन महमूद के समय मालवा का सूबेदार दिलावर खान लोधी ने स्वतंत्र होकर चंदेरी पर अधिकार कर लिया था। किसने? दिलावर खान स्वतंत्र हो गया था क्योंकि समय नसरुद्दीन महमूद के समय। अब आता है लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। इसने ग्वालियर पर आक्रमण किया था, लेकिन लौटते समय बीमार पड़ने पर इसकी मृत्यु हो गई। फिर आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने भी ग्वालियर पर आक्रमण करने की कोशिश की थी और इसने स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था। इसने ग्वालियर भूभाग में राजस्व वसूला था। किसने? सिकंदर लोधी ने। इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर के शासक विक्रमजीत को हराकर पुनः ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। देखिए, जो लोधी वंश उनका संस्थापक था बहलोल लोधी। इनके 3 शासक रहे हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, फिर आते हैं इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी ने आक्रमण किया और जब लौटते टाइम गया तो वो बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर आते हैं सिकंदर लोधी। इनने ग्वालियर के कुछ क्षेत्रों से भू राजस्व वसूला था। फिर आता है इब्राहिम लोधी। पहले ये तो हार जाते हैं मान सिंह से, लेकिन फिर विक्रमजीत से उनको हरा देते हैं और ग्वालियर पर अधिकार कर लेते हैं। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में मुगल काल। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, जो कि 1526 में हुआ था, बाबर ने इब्राहिम को हराया था। इब्राहिम को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी बाबर ने मेदिनी राय को 1528 में हराकर चंदेरी पर आक्रमण कर लिया था। देखिए, बाबर ने भारत में कुछ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जैसे पहले आती है पानीपत का युद्ध, फिर आता है खानवा का युद्ध, फिर आता है चंदेरी का युद्ध, फिर आता है घाघरा का युद्ध, है ना। तो ये 4 युद्ध लड़े हैं। इसमें से पानीपत का युद्ध होता है तो इसमें इब्राहिम लोधी को हरा देता है। फिर दूसरा होता है जो खानवा का युद्ध, वो राणा सांगा से होता है। तीसरा होता है मेदिनी राय से 1528 में चंदेरी का युद्ध, जिसमें मेदिनी राय को हरा देता है और चंदेरी पर अधिकार कर लेता है। कलिंजर महोबा का किला भी मुगलों के आधिपत्य में आ गया था। खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा को हराकर मालवा पर नियंत्रण कर लेता है। मालवा भी इनका और बुंदेलखंड कलिंजर वाला क्षेत्र भी किनका? मुगल साम्राज्य का। हुमायूं ने पुनः बहादुर शाह से मालवा छीन लिया और कलिंजर पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह था, उससे हुमायूं ने क्या जीत लिया? महोबा पूरा जीत लिया। फिर चौसा का युद्ध होता है जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त कर दिया, जिसमें मालवा रायसेन दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। जो शेरशाह सूरी था उसने मालवा और रायसेन के दुर्ग पर आक्रमण कर लिया था। कलिंजर अभियान के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। उस समय कलिंजर के किले पर कीरत सिंह का अधिकार था। फिर आते हैं अकबर के समय। अकबर ने मालवा के शासक बाज बहादुर पर आक्रमण किया। बाज बहादुर ने परास्त होकर वहाँ पर शरण ले ली, आत्मसमर्पण कर दिया और रानी रूपमती ने आत्मदाह कर लिया। 1564 में अकबर ने गोंडवाना विजय की, जिसमें अशरफ खां को रानी दुर्गावती के खिलाफ भेजा। वहाँ पर रानी दुर्गावती शासन कर रही थी। उनका एक अल्पायु पुत्र था वीर नारायण, उनकी संरक्षक बनकर इनने मुगल सेना से युद्ध किया और अंततः वीरगति को प्राप्त हो गई, जहाँ गोंडवाना की रानी थी ये। अब आता है रीवा। महाराज रामचंद्र को मुगल सेना ने हराया था। जैसे कि खानवा के युद्ध, खानदेश की राजधानी बुरहानपुर का आक्रमण अकबर ने अपनी अंतिम विजय के रूप में असीरगढ़ पर विजय प्राप्त की थी। जो खानदेश की राजधानी थी बुरहानपुर, वहाँ पर असीरगढ़ का किला था, वो अकबर के टाइम की आखिरी विजय मानी जाती है। ये है असीरगढ़ का किला जो कि बुरहानपुर में स्थित है। अब आता है मध्य प्रदेश से मराठा। इससे पहले हम थोड़ा सा उससे पहले हम मुगल रिवाइज कर लेते हैं क्या है। ये है सल्तनत काल। इसमें 5 रहे हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। पहले आते हैं ऐबक। ऐबक ने क्या किया? 3 राज्य जीते थे, परमाणुद्वीप को हराया था। क्या जीता था? महोबा, खजुराहो और कलिंजर के। फिर इस इल्तुतमिश उनका दामाद आया, इसने जीता MMGU, मांडू, मालवा, ग्वालियर और उज्जैन, हिलसा, विदिशा और ग्वालियर पर भी आक्रमण किया था।
फिर आता है खिलजी वंश, इसमें जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक था। इसने एक ग्वालियर में विश्राम गृह बनवाया था। फिर अपन एक आइन उल मुल्क को भेजा जिसने महलक देव को मारकर मालवा पर अधिकार कर लिया। इसने महुआ, कलिंजर, भिलसा, विदिशा, धार, चंदेरी को लूटा था। फिर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश के 3 शासक रहे हैं जिनका हमें मध्य प्रदेश में उल्लेख मिलता है। जैसे आता है, पहले आते हैं गयासुद्दीन तुगलक जो कि इनके संस्थापक थे और इनको मोह हो गया था दमोह से, तो महल बनवा दिया। फिर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक जिनको जूना खां कहते हैं, इनका उल्लेख बटियागढ़ अभिलेख दमोह से मिलता है। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक, इनका हमें उल्लेख मिलता है दुल्नी पुल अभिलेख से। इनकी जो फिरोज शाह तुगलक की माँ थी बीबी मौला राजपूत सरदार रणमत सिंह की बेटी थी। और फिर नसरुद्दीन महमूद के समय दिलावर खां लोधी चंदेरी पर अधिकार करके मालवा का सूबेदार था जो कि अधिकार कर लेता है। फिर आता है लोधी वंश। बहलोल लोधी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया है, लौटते समय मृत्यु हो गई। फिर आता है सिकंदर लोधी, इसने भी आक्रमण किया है और कुछ ग्वालियर के भूभाग से राजस्व वसूला है। फिर आते हैं इब्राहिम लोधी, इनने विक्रमादित्य को हराकर पूरे ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अब आते हैं मध्य प्रदेश में मुगल। तो जब बाबर आया उसने पहले पानीपत का युद्ध लड़ा, फिर लड़ा राणा सांगा से खानवा का युद्ध 27 में। 28 में आता है चंदेरी का युद्ध लड़ता है, मेंदी राय को हराकर पूरे कलंजर पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लेता है। फिर आते हैं हुमायूं ने भी बहादुर शाह को हराकर मालवा पर अधिकार किया था हुमायूं ने, और कलिंजर जीता था। फिर चौसा के युद्ध में जब शेरशाह सूरी आता है तो उसने शेरशाह सूरी ने मालवा और रायसेन को जीता था। और कलिंजर पर युद्ध करने गया था तो वहाँ पे कीरत सिंह थे, उन पर आक्रमण किया लेकिन उन दुर्घटनाग्रस्त होकर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। खुद पे ही तोप गिर गई थी, है ना, तोप का गोला खुद पे आके गिर गया था। फिर आते हैं अकबर ने मालवा में बाज बहादुर से आक्रमण किया और बाज बहादुर की पत्नी थी रूपमती जो कि आत्मदाह कर लेती हैं। फिर 1564 में बाज बहादुर ने गोंडवाना पर अशरफ खां को भेजा जहां पर रानी दुर्गावती शासन कर रही थी। इनका पुत्र था वीर नारायण, इनकी संरक्षिका होकर ये युद्ध लड़ती हैं और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। फिर आते हैं रीवा के राजा रामचंद्र, उनके यहाँ पर तानसेन थे जहाँ पर मुगलों की सेना इनको हरा देती है और इनको तानसेन भेजना पड़ता है अकबर के दरबार में। अब आता है खानदेश की राजधानी बुरहानपुर में था किला असीरगढ़ का, और असीरगढ़ के किले की जीत अकबर की आखिरी विजय मानी जाती है। ये है असीरगढ़ का किला। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में मराठा। मुगल सम्राट फर्रुखशियर जो कि 1713 के विरुद्ध सैयद बंधुओं ने मराठा से सहायता मांगी थी। देखिए सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता है, सैयद बंधुओं को कहा जाता है किंग मेकर। हाँ, और जो फर्रुखशियर थे सम्राट, मुगल सम्राट, तो इनके विरुद्ध में किनसे सहायता मांगी थी, सैयद बंधुओं ने मराठाओं से सहायता मांगी थी और खानदेश और गोंडवाना शाहू जी को सौंप दिया था। खानदेश और गोंडवाना किनको दे दिया था, शाहू जी को दे दिया था। 1722 में बाजीराव ने मालवा पर पहला आक्रमण किया था। किसने किया था, बाजीराव ने किया था। इससे पहले जो विश्वनाथ थे, बालाजी विश्वनाथ, 1513 के समय, तो बालाजी विश्वनाथ से सहायता मांगी थी सैयद बंधुओं ने फर्रुखशियर के खिलाफ, और इसके बदले उन्हें गोंडवाना और खानदेश दे दिया था शाहू जी को। और फिर 1722 में कौन आ जाता है, बाजीराव आ जाता है और वो आक्रमण करता है किन पर, मालवा पर आक्रमण करता है। पहला आक्रमण था। दूसरी बार आक्रमण करता है 1724 में इसी क्षेत्र पर। तीसरी बार करता है 1728 में, तब भोपाल के निज़ाम की हार होती है। 3 युद्ध किए हैं बाजीराव के समय, 3 युद्ध हुए हैं मालवा पर। पहला होता है 1722 में, मालवा जीत लेता है। 1724 में मालवा ही पैर करता है और 1728 में जो भोपाल के निज़ाम होते हैं उनको हरा देता है। बाजीराव प्रथम और निज़ाम शाह के बीच 1738 में भी एक युद्ध होता है जो कि दुरई की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें संपूर्ण मालवा, चंबल, नर्मदा के बीच की भूमि बाजीराव प्रथम की हो जाती है। इस युद्ध के बाद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने स्वीकार नहीं किया, जो क्षेत्र मिल गया था ना, पूरा मालवा, पूरी चंबल नदी और पूरे नर्मदा का क्षेत्र किनको मिल जाता है, बाजीराव को मिल जाता है। कब, 1738 में, जब निज़ाम के साथ लड़ाई होती है और भोपाल का युद्ध होता है। और इसमें लड़ाई होती है किन किन की, मालवा के मतलब मराठाओं की और निज़ाम की। मराठा में लड़ते हैं बाजीराव और निज़ाम की लड़ाई होती है और उनके बीच में संधि होती है दुरई की संधि, जिसमें पूरा मालवा, पूरी चंबल नदी का क्षेत्र और पूरा
जो नर्मदा नदी है ना, उनका क्षेत्र किनको मिल जाता है, मराठाओं को मिल जाता है। लेकिन जो मुगल बादशाह होते हैं, मोहम्मद शाह, वो उनको स्वीकार नहीं करते। तब जय सिंह के सहयोग से 1741 में एक संधि के अनुसार मालवा पेशवा को दे दिया जाता है। संधि होती है कब, 1741 में, और पूरा मालवा किनको मिल जाता है, पेशवाओं को मिल जाता है। और पहली बार मालवा पर मराठाओं का अधिकार हो जाता है। और पहली बार आक्रमण 1722 में, और सबसे पहले मालवा पर अधिकार पहली बार तो 1741। अब क्या होता है 1728 में, जो छत्रसाल होते हैं, जो कि कहाँ पर शासन कर रहे हैं, बुंदेलखंड पर शासन कर रहे हैं, उनके ऊपर एक अफगान शासक मोहम्मद शाह बंगस आक्रमण करने आता है। तो उसके विरुद्ध में छत्रसाल बाजीराव से सहायता मांगते हैं और अपनी बेटी को किनको भेजते हैं, मस्तानी बाई साहब को भेजते हैं उनकी हेल्प मांगने के लिए कि भाई बाजीराव चलो, हमारे यहाँ पर बंगस ने डेरा डाल के रखा है और उनसे युद्ध करो, क्योंकि ये भी हिंदू शासक थे और वो भी हिंदू पक्षपातशाही का प्रयोग करते हैं बाजीराव प्रथम। तो वो हिंदू को बचाने के लिए जाते हैं और फलस्वरूप 1729 में बुंदेलखंड का आधा भाग कालपी, झांसी, सागर और हृदयनगर बाजीराव को दे दिए गए थे। जब ये मोहम्मद शाह बंगस को हरा देते हैं तो छत्रसाल खुश होकर इनको अपना पुत्र मानते हुए कालपी, झांसी, सागर और हृदयनगर दे देते हैं और कहते हैं कि कल आकर झांसी सागर ले जाना, हृदय से आशीर्वाद देते हैं, और बाजीराव को मिल जाते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था। किस लड़ाई में, पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया था। इसके बाद सिंधिया होलकरों को उत्तर भारत में स्वतंत्र रूप से अधिकार मिल गया था। फिर जब ये रहते हैं कौन, बाजीराव के समय ही पूरा सिंधिया होलकर पर उत्तर भारत में स्वतंत्र रूप से अधिकार हो जाता है। होलकर वंश 1730 में मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की थी। किसने की थी होलकर वंश की स्थापना, तो मल्हार राव होलकर ने की थी 1730 में। और 31 में क्या हुआ, मालवा को 3 सूबेदारों में बांट दिया गया था, या सरदारों में बांट दिया गया था। पहला था होलकर, परमार और सिंधिया। सबसे पहला आक्रमण कब किया था मालवा पर, तो ये बाजीराव के समय हुआ था 1722 में, और 1741 में ये आधिकारिक रूप से पूरा मालवा एक संधि के रूप में मराठाओं के पास पहुंच गया था। लेकिन 30 में ही बाजीराव ने इसको 3 सरकारदारों में बांट दिया था, जो कि थे होलकर, परमार और सिंधिया। 1731 में 1730 में क्या हुआ, मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की नींव रखी थी। 1732 में मालवा में 5 मराठा राज्यों की नींव रखी गई थी। पहले थे होलकर, जो कि इंदौर में थे, जीवाजीराव वंश जो कि देवास में था, आनंदराव वंश जो कि पवार और सिंधिया वंश ग्वालियर में, और तुकोजीराव पवार देवास में। देवास में देखो 2 हैं, जीवाजीराव वंश और तुकोजीराव वंश। ये कहाँ पर है, देवास में है। सिंधिया ग्वालियर में थे, आनंदराव पवार थे, और होलकर वंश इंदौर में था। 5 राज्यों में बट गया था। देखो इसकी ट्रिक है, हो आनंद से जियो, सीधा तुक्का मारो। हो आनंद से जियो, तुक्का मारो। हो से होलकर, आनंद से आनंदराव पवार, जीव से जीवाजीराव वंश, और फिर सीधा सिंधिया वंश, और 5वां आता है तुक्का से तुकोजीराव पवार। देखो 1767 में अहिल्याबाई ने होलकर वंश की बागडोर संभाली और तुकोजीराव को अपना सेनापति बनाया। इससे पहले कौन से नींव किसने रखी थी, 1730 में मल्हार राव होलकर ने नींव रखी थी। लेकिन उनके पुत्र रहते हैं खांडेराव, जिनकी पत्नी रहती हैं अहिल्याबाई होलकर। खांडेराव की मृत्यु हो जाती है और उनका पुत्र रहता है मालेराव, तो जिसकी संरक्षिका बनकर अहिल्याबाई बागडोर संभालती हैं 1767 में, क्योंकि 1766 में मल्हार राव होलकर की मृत्यु हो जाती है और तुकोजीराव को अपना सेनापति नियुक्त करती हैं और वो शासक बनती हैं। फिर आती हैं तुकोजीराव तृतीय, होलकर वंश के अंतिम शासक थे। तुकोजीराव तृतीय होलकर वंश के अंतिम शासक थे। होलकर राज्य का विलय तुकोजीराव तृतीय ने भारत संघ में कर दिया गया था। अब आता है सिंधिया वंश। इसकी स्थापना किसने की थी, राणोजी सिंधिया ने की थी, जिन्हें पेशवा ने मालवा का भाग 1721 में प्रदान किया था। कब किया था, 1721 में दे दिया था, क्योंकि 5 राज्यों में विभाजित हो गया था। तो सिंधिया होलकर देखिए
ये है सिंधिया, होलकर और पवार में बट गया था 1721 में, और 1732 में 5 राज्यों में बट गया था। सीधा कहाँ से, हो जीवे आनंद से जियो और सीधा तुक्का मारो, ये 5 में बट गया था। और 31 में राणोजी सिंधिया को क्या हो गया है, सिंधिया वंश मिल गया था, और सिंधिया वंश की स्थापना करते हैं कौन, राणोजी सिंधिया। अब आता है सिंधिया वंश, ये कहाँ पे था, तो इनकी स्थापना किसने की थी, राणोजी सिंधिया ने की थी, क्योंकि पेशवाओं ने मालवा को एक भाग, मालवा का जो एक भाग था वो 1721 में सिंधिया जी को दिया था। अपन ने पढ़ा था 1730 में क्या होता है, मल्हारराव होलकर वंश की स्थापना करते हैं। वो 31 में 3 राज्यों में बांट दिया जाता है, 3 सरदारों में। पहला था होलकर, दूसरा था सिंधिया और तीसरा था पवार। फिर 1732 में 5 भाग में बांटा जाता है, जो कि था हो आनंद से जियो सीधा तुक्का मारो, होलकर, आनंदराव पवार, जीवाजी राव और सिंधिया और तुकोजी राव, इन 5 में बट गया था 1732 में। लेकिन 31 में इनको भी एक भाग मिल गया था। फिर 1765 में सिंधिया ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। पहले इनकी राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। कब बनाया था ना, 65 को अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया था। 1794 में दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। 1794 में दौलत राव ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। फिर 1857 की क्रांति में सिंधिया वंश के शासक जयाजी राव ने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। जयाजी राव ने किसकी सहायता की थी, ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर दिया था। 1848 में जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया था।